हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे स्टेट की। और स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जहाँ सोशल साइंस की बात आती है वहाँ स्टेट की बात आएगी और स्टेट से हर चीज़ें निकलती है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। फिर वो बात करें सिविल सोसाइटी की, पब्लिक एड की, पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, और इवन मतलब हर एक चीज़ वो स्टेट और स्टेट के सिटीजन से जुड़ी हुई है। तो ये हम ये नहीं कहेंगे ये पब्लिक एड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉलिटिकल का है, सोशियोलॉजी का है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है और इसमें सारे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। क्या है स्टेट? कंसेप्ट ऑफ स्टेट। दिस कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल है समझना इसको, इसके कंसेप्ट को, स्टेट के कंसेप्ट को समझना बहुत ही जटिल है। एंड इंक्लूड्स मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ये इंक्लूड करता है। दैट अटेम्प्ट टू डिफाइन इट, इसे जब डिफाइन करते हैं ये अपने आप में बहुत चीज़ें, एक तरह से हम इसे स्टेट को कह सकते हैं एक ओशियन है। ये एक ओशियन है, ये अपने आप में बहुत चीज़ें इंक्लूड करता है, बहुत एस्पेक्ट्स इंक्लूड करता है। हाउएवर, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो सिंगल एग्रीड अपॉन डेफिनेशन। मतलब बहुत सारे थिंकर है लेकिन कोई भी एक दूसरे से सहमत ही नहीं है। एक मतलब सब अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। थ्योरिस्ट यानी जितने भी थिंकर्स थ्योरिस्ट हैं हैव डिफरेंट व्यूज़, उनके व्यूज़ ही अलग अलग है अबाउट द स्टेट्स नेचर, कि स्टेट का क्या नेचर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्टेट काम करता है, फंक्शन क्या है एंड क्या बिहेवियर है स्टेट का। सबके अपने अपने अलग अलग थिंकर के थिंकिंग है। द टर्म स्टेट, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट की, बिकेम अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल वोकैबलरी। लेकिन जब भी स्टेट की बात आती है तो हम किस पे ध्यान देते हैं? पॉलिटिकल वोकैबलरी पर। पॉलिटिकल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है हमारे सामने जब हम स्टेट की बात करते हैं। एंड ये टाइम कब आया था कि ये पॉलिटिकल से इन्फ्लुएंस कब हुआ था ये स्टेट वर्ड? ओनली इन द 16th सेंचुरी। लेकिन स्टेट तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन वास्तव में वो जो है लाइट में कब आया था? 16th सेंचुरी में आया था। बट ये आइडियाज़ रिलेटेड टू इट हैव एग्जिस्टेड। लेकिन जब बात करें कि इसके एग्जिस्टेंस की, कि ये कब से है, तो वो तो बहुत ह्यूमन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट। लेकिन ये लाइमलाइट में 16th सेंचुरी में आ गया था एज अ पॉलिटिकल वोकेबलरी, की स्टेट को भाई डायरेक्ट आप पॉलिटिकल वोकेबलरी से कंक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट है कि टर्म्स लाइक कॉडिफाइड लॉज, ये कुछ स्टेट के लिए टर्म्स यूज करते हैं कि कॉडिफाइड लॉज, शेयर्ड नॉर्म्स, किंगशिप, चीफडम, सॉवरन अथॉरिटी, संप्रभु सत्ता जिसके पास है वो स्टेट है, एंड डिवाइन मोनार्क, कुछ लोगों ने तो स्टेट को डिवाइन मोनार्क भी कहा है। ऑल पॉइंटेड टू फॉर्म्स द गवर्नेंस दैट इवेंचुअली लेड व्हाट वी नो कॉल द स्टेट। ये लोग पहले से इन नामों से बुलाते थे स्टेट्स को कि ये कॉडिफाइड लॉज है, चीफडम, सॉवरन अथॉरिटी, डिवाइन मोनार्क। लेकिन ये सब आज एक वर्ड में बन चुका है, ये स्टेट है। वो क्या है? स्टेट है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो डेफिनेशन थी स्टेट की वो इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से डिवाइन हो गई, एथिकल है या लीगल आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो गई। कि अब धीरे धीरे लिबरल आइडियाज़ आने लगे तो स्टेट को कम करने की बात की गई और इस तरह से एथिक्स ऐड हुई है उसमें। लीगल आइडियाज़, लीगल फ्रेमवर्क के रहकर जो काम करता है वो स्टेट है। ये सब आइडियाज़ जो है स्लोली इंक्लूड होने लगे। Many scholars believe that it is impossible to understand key social concepts like family, मतलब जो परिवार है, हम समाज में बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक जैसे कि फैमिली, एक परिवार का कॉन्सेप्ट, एक कल्चर का कॉन्सेप्ट, लॉ, रिलीजन, इकोलॉजी, ये सब जो है बिना स्टेट के समझे ही नहीं जा सकते। अगर वहाँ पे फैमिली की बात हो रही है तो भी हमें स्टेट को मेंशन करना है, किसी धर्म की बात हो रही है वहाँ पे भी स्टेट को मेंशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट। अगर ये सब चीज़ों की बात होती है, कल्चर की बात होती है तो स्टेट आ जाएगा, लॉ की बात होती है तो स्टेट। तो एक्चुअली यहाँ पे स्टेट को हर चीज़ में ज़रूरी है मेंशन करना, कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं।
और ये भी कहा गया है कि स्टेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है हर एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल की लाइफ पर, और बहुत ही यूनिक वे में डालता है और पावरफुल वे में स्टेट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। स्टेट जो है अपना इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ पे इतना बना के रखता है कि कल्चर, रिलीजन, लॉ, ये सब का इफ़ेक्ट एक इंडिविजुअल पर देखने को मिलता है। तो मतलब किसी भी और इंस्टीट्यूशन का इतना इफेक्ट नहीं है जितना स्टेट का है। तो हर चीज़ में स्टेट को जब मेंशन करेंगे तो इन्फ्लुएंस तो देखने को मिलेगा ही। फिर इसी कंटिन्यू रो में जब हम स्टेट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट एक्चुअली स्टेट है क्या, तो कम्प्लेक्स नेचर देखते हैं हम सबसे पहले स्टेट का। यहाँ पर कम्प्लेक्स नेचर का मतलब द स्टेट इज सीन एज कॉम्प्लेक्स एंड प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन। अब कुछ लोग तो स्टेट को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन मानते हैं विथ डिसएग्रीमेंट्स ऑन इट्स ओरिजिन्स एंड डेफिनेशन। प्रॉब्लमेटिक इसलिए कि पहले स्टेट का जो ओरिजिन था वो बहुत ही ऐसे स्टेट ऑफ नेचर था, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रिया है। स्टेट आया कहाँ से, स्टेट का वास्तव में नाम कैसे पड़ा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। स्टेट में क्या क्या कब कब कैसे कैसे इंक्लूड होने लगा, तो ये अपने आप में इस बात में सब लोगों को एक राय नहीं है। स्टेट वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लमेटिक भी है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है स्टेट का, मतलब जो विकास है, ऐतिहासिक विकास कैसे हो, तो कहा जाता है कि द स्टेट्स हिस्ट्री इंक्लूड्स अ जर्नी फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। जब मतलब जितनी भी जनजातीय कम्युनिटीज़ थी, पुराने लोग, आदिम लोग कह सकते हैं हम, वहाँ से लेकर आज सिटी स्टेट्स, जो ग्रीस का सिटी स्टेट्स है एंड रोम के जो सिटी स्टेट है, फिर आते हैं फेडरल सोसाइटीज़ जिसके अंदर जो ज़मींदारी प्रक्रिया टाइप्स, एब्सोल्यूट सॉवरेन आते हैं उस टाइम, जिनमें सारी सत्ता जो स्टेट को दे दी थी वो एक टाइम आती है, एंड इवेंचुअली टू फैसिस्ट और कम्युनिस्ट, ये सब वेलफेयर स्टेट्स। अब वेलफेयर में तो बहुत ही लिबरल है कि स्टेट जो है किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी राइट को हार्म नहीं करेगा, ना उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। तो देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज से लेके आज वेलफेयर स्टेट तक की बात हम करते हैं, तो इतने हिस्ट्री ऑफ टाइम में हमें इतने तरह के स्टेट देखने को, क्योंकि स्टेट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से गुजरी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, एक प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन कहा गया है। फिर डिफरेंट व्यू हम देखते हैं कि सम डिफाइन द स्टेट बेस्ड ऑन मोरालिटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्टेट जो है वो मोरालिटी पर बेस्ड है, कि जहाँ पर अच्छाई होगी, मतलब गुण होंगे, मोरालिटी होगी, नैतिकता होगी, वहीं स्टेट अपने आप में नैतिक है। और कुछ मानते हैं कि स्टेट एक एक्सप्लोटेशन, मतलब बहुत ही शोषण करने का एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है। कुछ लोगों के व्यूज़ देखिए, कुछ तो कहते हैं कि स्टेट बेस्ड ऑन मोरालिटी, कि नैतिक है, कि यहाँ पे हर काम अच्छा होगा। कुछ कहते हैं कि सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए ये स्टेट है। इट इज़ सीन बाय सम एज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और एज एन सिनोनिम फॉर गवर्नमेंट। कुछ तो कहते हैं सिर्फ सोसाइटी है, कुछ कहते हैं नहीं भाई गवर्नमेंट है। तो इसको एक तरह से सिनोनिम, मतलब एक तरह से पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है कि गवर्नमेंट है या फिर सिर्फ सोसाइटी का एक पार्ट। और कुछ तो सीधा यही कह देते हैं कि यह तो एक सेपरेट एंड यूनिक एंटाइटी है, कि अलग है, स्टेट सब चीज़ से अलग है, बाकी और सोशल इंस्टीट्यूशंस को आप इसमें ऐड मत कीजिए। ना वो इसे गवर्नमेंट मानते हैं और ना सोसाइटी का पार्ट मानते हैं। वो कहते हैं ये एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, ये आप सोशल इंस्टीट्यूशन में इसे कंसिडर मत कीजिए। और मेटाफिजिकल एंड क्वासी रिलीजियस, कुछ लोग इसे बहुत ही ज़्यादा मेटाफिजिकल और क्वासी रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस देके एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ ऐसे स्टेट एग्जिस्ट करता है। नाउ हम बात करेंगे फोकस एरियाज़ की। तो सम थ्योरीज एम्फेसाइज द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट की वैधता क्या है, कि लेजिटिमेसी है स्टेट की, थ्योरीज उस पर बात करती है। अदर हाईलाइट द पावर इट होल्ड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट के पास क्या क्या पावर है, कुछ बताते हैं उसकी वैधता को, कुछ बताते हैं उसकी पावर्स को। और नीड फॉर डेफिनेशन, कि स्टेट की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, तो डिफाइनिंग द स्टेट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी था टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब इतनी सारी उसके अंदर जटिलताएं हैं तो उसको समझने के लिए डेफिनेशन तो ज़रूरी है ना। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की डेफिनेशन है तो हम प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देके उसको समझा सकते हैं। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करने के लिए हमें स्टेट की डेफिनेशन की नीड पड़ी थी।
अब हम बात करते हैं रोल इन पॉलिटिक्स। द स्टेट एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव एजेंसी। अब जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो स्टेट को क्या कहा गया है कि ये तो भाई एग्जीक्यूटिव एजेंसी, कार्यपालिका की एक एजेंसी है इन पॉलिटिक्स में। डिटरमाइनिंग हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ, तो यह बताता है कि कौन कब क्या पाएगा। तो ये कौन बताता है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी बताती है स्टेट की, वो क्या है? स्टेट है। तो ये इसका पॉलिटिक्स में रोल है। बेसिक फीचर्स देखते हैं। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इंक्लूड्स टेरिटरी। और जब हम बात करते हैं कि मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन दे दीजिए कि स्टेट वास्तव में एक्चुअली में है क्या, तो स्टेट एक अपने आप में 4 चीज़ों को इंक्लूड करता है। एक है टेरिटरी, एक है पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। कि जैसे कि ये एक एरिया है, राइट, और इस सर्कल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक कि एक कंट्री की अपनी एक टेरिटरी हो, ओके, मतलब एक अपना जोग्राफिकल लोकेशन हो, उसके कुछ लोग, जनपद, जनता हो, उसमें पॉपुलेशन हो। एक अपनी सरकार अलग हो कि उसका रूल रेगुलेशंस उसी कंट्री के अकॉर्डिंग चले। और एक सोवरेनिटी हो कि कोई दूसरा स्टेट उस पर आकर हावी ना हो जाए। खुद की संप्रभुता हो कि वो सॉवरन अथॉरिटी अपने डिसीजंस खुद ले सके, तो उसी को हम स्टेट कहेंगे। ये तो स्टेट की बहुत सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फीचर है। मतलब हर लोग कभी भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो यही नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर भी स्टेट अपने आप में बहुत चीज़ें इंक्लूड करता है, इसीलिए स्टेट एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है। फिर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स रिक्वायर्स एनालिसिस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तब स्टेट को, ग्लोबलाइजेशन अगर हम समझेंगे तब हम स्टेट को और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो चलिए समझते हैं स्टेट को। अंडरस्टैंडिंग द स्टेट क्या है? बेसिक डेफिनेशन, द स्टेट इज अ सिस्टम दैट डिफाइन अ कम्युनिटीज टेरिटरी, मेंबरशिप, रेगुलेट्स इंटरनल अफेयर्स एंड रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। स्टेट क्या है? जिसका दूसरे स्टेट के साथ भी कनेक्शंस हो, बहुत अच्छी टेरिटरी हो, खुद के इंटरनल अफेयर्स, रिलेशन, जो हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, और प्रोवाइड आइडेंटिटी टू कोहेशन टू द कम्युनिटी, कि अपने आप में जो कम्युनिटी है उसके साथ, जो स्टेट की कम्युनिटी है उसके साथ अपने आप में एक मतलब बहुत आत्मीयता टाइप का रिलेशन हो, बहुत ही मतलब गहरा रिलेशन होना चाहिए कम्युनिटी के साथ, वो एक स्टेट है। इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस देखते हैं। द स्टेट इंक्लूड्स कम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस that manage various aspects of the community and distribute resources in different ways। ये जॉर्डन 1985 में ये क्या कहा गया है कि स्टेट क्या करता है, अपने आप में बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशन को समाहित करता है और प्रोसेसेस को मैनेज करता है कि किसी कम्युनिटी में रिसोर्सेज एकदम इक्वली, बिना किसी भेदभाव के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, और ये स्टेट का काम है। ठीक है, तो ये जॉर्डन 1985 का एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। फिर ब्रॉडर व्यू क्या है कि बहुत बड़े व्यू में देखें, द स्टेट कैन बी सीन एज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों, तो ये अपने आप में कह सकते हैं ना हम लोग कि स्टेट हर चीज़ को अपने अंदर, कॉम्प्लेक्स इसीलिए तो है कि हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करके रखे हुए हैं। दैट एक्शन दैट शेप्स पॉलिसीज अफेक्टिंग ऑल ग्रुप्स एंड क्लासेस इन सोसाइटी, सारी जितनी भी एक्टिविटी है उसके अंदर हो रही है। और स्टैटिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं। फ्रॉम दिस व्यू द स्टेट इज सीन एज पावरफुल एंड डोमिनेंट। स्टैटिस्ट जो पर्सपेक्टिव है उसमें जो स्टेट है वो अपने आप को पावरफुल और डोमिनेंट दिखाता है, वाइल सोसाइटी इज पैसिव एंड सबमिसिव। बाकी की जितनी सोसाइटी है वो थोड़ी पैसिव और सबमिसिव है, स्टेट डोमिनेट है। ये चंडहॉक 1995 का स्टेटमेंट है। डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या है स्टेट को लेकर? एक तो लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड नियो लिबरल थ्योरीज। इंपॉर्टेंट है नियो लिबरल थ्योरीज, पीजी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, प्री में, एमए प्री में। ओके, तो लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, नियो लिबरल थ्योरीज ऑफर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ द स्टेट। ये अलग अलग बताती है स्टेट ऐसे हैं वैसा है। नाउ देयर इज अ लिटिल एग्रीमेंट अमॉन्ग दीज परस्पेक्टिव्स। इनके बीच में एक लिटिल सा एग्रीमेंट हुआ है, मेकिंग इट हार्ड टू फॉर्म अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। कि इससे बहुत कोशिश की गई है कि एक नॉर्मली सिंगल स्टेटमेंट या डेफिनेशन दी जाए जो हम स्टेट को समझने के, अभी तक हमें एक भी डेफिनेशन नहीं मिली है जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, मतलब सब अलग अलग देते हैं स्टेट की डेफिनेशंस। डिबेट ऑन द स्टेट बेस्ड ऑन बॉब जेसॉप 1990 क्या है कि हाउ शुड द स्टेट बी डिफाइंड,
कि अब स्टेट को डिफाइन कैसे करें, बाय इट्स लीगल फॉर्म, कि इसमें लीगल फॉर्म का मतलब होता है कि हम इसका लीगल फ्रेमवर्क देखें किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, कि उसके लीगल फैक्ट्स क्या क्या बात करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। कोर्सिव पावर देखें, उस मतलब किसी स्टेट कितना बलपूर्वक किसी दूसरे स्टेट पर मैंडेटरी अपनी जितनी भी अधिकार है उसको थोपना चाहता है, या उसके इंस्टीट्यूशंस देखें, ऑपरेशंस गोल्स देखें कि वो क्या प्ले कर रहा है रोल, और सोसाइटी में उसका रोल क्या है, और इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है। तो ये सब देख के हम डिफाइन करें किसी स्टेट को। क्वेश्चंस है कुछ, व्हाट इज द स्टेट्स नेचर, अब स्टेट का नेचर क्या है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सोशल रिलेशनशिप, और जस्ट अ कंसेप्ट यूज टू गाइड पॉलिटिकल एक्शन, या सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट बन के रह जाएगा जितने भी पॉलिटिकल काम होते हैं उनको एक्शन करने के लिए, गाइड करने के लिए। इज स्टेटलेसनेस अ मेजरेबल कंडीशन, की स्टेट अगर नहीं हो तो क्या ये हम इसको मेज़र कर पाएंगे, एंड इफ़ सो तो व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, और ऐसा होता है तो क्या हम इस कंडीशन को झेल पाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, अब स्टेट क्या है और सिविल सोसाइटी क्या है और इनके बीच में क्या रिलेशन है। द पब्लिक एंड प्राइवेट स्पीयर्स देखते हैं कि पब्लिक में स्टेट क्या रोल प्ले करता है, प्राइवेट में क्या रोल प्ले करता है, राइट। एंड बिटवीन स्टेट पावर एंड स्मॉलर लोकलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर्स, इन सब जगहों में स्टेट का रोल क्या है वास्तव में। अप्रोचेस टू स्टडिंग द स्टेट, कुछ कुछ अप्रोचेस है जिससे हम स्टेट को पढ़ सकते हैं। शुड द स्टेट बी स्टडीड ऑन इट्स ओन, क्या स्टेट खुद अपने आप में पढ़ा जा सकता है, और एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर पॉलिटिकल सिस्टम, या इसे पॉलिटिकल सिस्टम एज का एक छोटा सा पार्ट बनाकर हम स्टेट की स्टडी कर सकते हैं। तो दोनों सी बातें हैं कि हम स्टेट को पढ़ें कैसे, कि हमें स्टेट को सिर्फ स्टेट को पढ़ना चाहिए, या पॉलिटिकल का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाकर, क्योंकि एक्चुअली स्टेट को तो पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट ही बना के पढ़ते हैं ना हम लोग। व्हाट आर द सोर्सेज एंड लिमिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टेट, कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम स्टेट को समझ सकते हैं, कहाँ से इसके स्रोत हैं और कहाँ से इसकी लिमिट्स जो है, क्या लिमिट्स है, बियॉन्ड किस लिमिट जाकर हम स्टेट को समझें। चलिए कुछ जनरल डेफिनेशंस की बात करते हैं। जेसोप आर्ग्यूज दैट एनी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मस्ट इंक्लूड बोथ स्टेट डिस्कोर्सेज, द वे द स्टेट इज टॉक्ड अबाउट, कि अगर हमें स्टेट को समझना है तो स्टेट जिस चीज़ को इंक्लूड करता है अपने आप में, जिसके बारे में स्टेट बोलता है उसको पढ़ना ज़रूरी है, उस इंस्टीट्यूशन को पढ़ना ज़रूरी है। नॉट ऑल लार्ज स्केल, कि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी कॉल्ड स्टेट्स, एंड स्टेट शुड नॉट बी सीन जस्ट द गवर्नमेंट, कि स्टेट वही नहीं है जो गवर्नमेंट आपको दिख रही है, आप ये नहीं कहेंगे कि वही स्टेट है, या लॉज कि सिर्फ लॉज बना दिए तो वो स्टेट है, या ब्यूरोक्रेसीज जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो दिख रहे हैं तो आप समझेंगे वो स्टेट है, और अदर पॉलिटिकल बॉडीज़ नहीं। स्टेट तो किसी चीज़ के बहुत मिला जुला एक कहते हैं ना कि मिक्सचर ऑफ अलॉय, मेटल्स ऑफ मिक्सचर, जितने भी मेटल्स का मिक्सचर होते हैं वो अलॉय है। तो स्टेट भी बिल्कुल वैसा ही है जिसमें हर एक चीज़ है, जिसमें सिविल सोसाइटी है, लॉज है, ब्यूरोक्रेसीज है, पॉलिटिकल बॉडीज़ है, गवर्नमेंट है। ओके, द स्टेट एज अ कंटिन्यूअस कंसेप्ट, मतलब कंटेंशियस कॉन्सेप्ट, ओके मिस प्रोनाउंस हियर, सॉरी। द स्टेट एज अ कंटेंशियस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है अपने आप में ना बहुत विरोधाभास है या विवादास्पद है, मतलब बहुत सारी क्वेश्चन मार्क हैं उसके ऊपर कि वास्तव में स्टेट क्या है। तो ये कंसेप्ट देखते हैं नीरज चंडहॉक एंड डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन को हम जानते हैं। वैल्यू लेडन इंक्वायरी, एक पॉइंट है वैल्यू लेडन इंक्वायरी। नीरज चंडहॉक नोट्स दैट स्टडिंग द स्टेट, कि जब हम स्टेट को पढ़ते हैं, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव। यहाँ पे स्टेट को हम पर्सनल, हमारी वैल्यूज़ क्या है उस हिसाब से भी हम नाप सकते हैं कि हमारे खुद के पर्सपेक्टिव हम किस तरह से सोच रहे हैं। मान लीजिए हम किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, अगर हम लिबरल हैं तो हम स्टेट को बहुत ही अच्छा देखेंगे, लिबरल देखेंगे। हम अगर कम्युनिस्ट हैं तो हम स्टेट को बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर देखेंगे, तो हम स्टेट कहेंगे स्टेट की पावर जो है वो बहुत ही मतलब सत्ता होती है, उसमें अथॉरिटी है। तो अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से वैल्यू जैसी है उसके हिसाब से हम इंक्वायरी करेंगे। तो मेकिंग इट अ कॉम्प्लेक्स एंड डिबेट कॉन्सेप्ट, कि इस पर तो डिबेट होगी, विवाद होगा ही होगा, इसीलिए यहाँ पे कंटेंशियस कॉन्सेप्ट्स कहा गया है। डिफ़िकल्टी इन डिफाइनिंग, बिल्कुल डिफाइन करते हुए भी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। नो डेफिनेशन हैज़ फुल्ली कैप्चर द स्टेट, किसी भी डेफिनेशन में स्टेट प्रॉपरली है क्या ये बताया ही नहीं गया है। इन ऑल एस्पेक्ट्स डिस्पाइट एफर्ट्स बाय पॉलिटिकल थ्योरीज टू क्रिएट वन दैट रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर्स नीड, यहाँ पे कि जो ह्यूमन नेचर है
उसके अकॉर्डिंग तो बताया जा ही नहीं सकता है कि स्टेट वास्तव में है क्या। डेविड ईस्टन का क्या व्यू है? He analyzed political systems and argued that trying to define the state leads to unnecessary debate and confusion. वो कहते हैं कि भाई रहने देते हैं, क्योंकि इतना डिबेट, इतना unnecessary confusion होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर स्टेट को डिफाइन करें तो ये एक बहुत बड़ा सा मतलब व्यू बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। ईस्टन बिलीव दैट साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी रिक्वायर क्लैरिटी। अगर साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करें तो भाई उसे तो चाहिए क्लैरिटी, लेकिन सो ही सजेस्टेड अवॉइडिंग द टर्म स्टेट। इसीलिए हम स्टेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नहीं है, और जब साइंटिफिक नहीं है तो उस बात को सब लोग सहमत होंगे ही नहीं, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ हमेशा यूनिवर्सल होती है। एक लॉ बना है तो वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन स्टेट तो एक बहुत ऐसा है कि सब अपने अपनी थ्योरीज दे रहे हैं अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो मिल ही नहीं सकता, एक चीज़ उस पर कोई सहमत ही नहीं हो सकता है, इसीलिए उस चीज़ को, उस टर्म को हमें छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा डेविड ईस्टन कहते हैं। फिर शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, लेकिन बाद में खुद डेविड ईस्टन जो है अपनी जो पर्सपेक्टिव था, उनका थॉट्स था, उनके जो विचार थे, उस चीज़ से वो शिफ्ट लेते हैं बाय द 1980s। और 1980s के टाइम ईस्टन रिवाइज्ड हिज स्टैंस, अपनी जो उन्होंने थ्योरी दी थी, नॉलेज एक्नॉलेज किया था दैट ओल्डर डिबेट्स, अपने जो पुराने विचार थे एंड आइडियाज अबाउट द स्टेट हैड रीसरफेस्ड, उन्होंने वापस से उसे रीसरफेस्ड किया, वापस से दोहराया। सीटेड इन हॉफमैन 1990, ये सोर्सेज है, यहाँ पे सोर्सेज मेंशन किए गए हैं। डिफरेंट व्यूज़ ऑन स्टेट में हम बात करते हैं, अलग अलग तरीके के क्या क्या व्यूज़। सबसे पहले हम निकोस पोलांजिस के जो व्यूज़ हैं उनको देखेंगे। डिस्क्राइब द स्टेट एज एन तो निकोस पोलांजिस ने इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री के नाम से स्टेट को बुलाया है। इसका मतलब क्लियर नहीं है, ये बहुत ही अनक्लियर सी मिस्ट्री है, इसे कोई क्लियर है ही नहीं, एकदम रहस्य, गूढ़ रहस्य जिसे हम कहते हैं वो। फिर बाद में वो कहते हैं कि वो आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट जो है ना वो कोहेशन इन मतलब क्लास डिवाइड सोसाइटी में वो बना के रखता है, कि समन्वय बना के रखता है कि हाँ स्टेट और सोसाइटी के अंदर है, लेकिन किसी भी तरीके से वो स्टेट है क्या वास्तव में, उस चीज़ को निकोस पोलांजिस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। फिर व्यूज़ द स्टेट एज अ मटेरियल condensations of class relationships but emphasize it cannot be fully reduced to this relationship। वह एक तरह से राज्य जो है, स्टेट जो है, उसको क्या मानते हैं कि ये मटेरियल कंडेंसेशन है, किसी चीज़, भौतिक संघनन जिसे हम कहते हैं, बहुत मतलब जुड़ा हुआ है आपस में, किस चीज़ के लिए, वो क्लास के लिए, मतलब। लेकिन इस बात पर वो ना बहुत इन्फ्लुएंसली एम्फेसाइज नहीं करते हैं कि वास्तव में इसके रिलेशन हैं क्या। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो राज्य है उसका किस चीज़ से संबंध है, क्लास से संबंध है, क्लास जितने भी वर्ग डिवाइड होते हैं। लेकिन ये उस बात पर भी जोर देते हैं पूरी तरीके से कि हम हर चीज़ को, अब जितने भी ये रिलेशनशिप्स हैं उस पर तो हम रिलाई नहीं कर सकते ना। फिर भले ही राज्य का कितना ही गहरा संबंध क्लास से हो, किसी भी वर्ग से हो, लेकिन सारी चीज़ें उस पर रिलाई नहीं करती, किस पर, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उस पर। फिर हम फेडरिक की बात, इनका पूरा नाम है फेडरिक नीत्शे, कॉल्स द स्टेट कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड मॉन्स्टर्स। इन्होंने तो स्टेट को एक कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड मॉन्स्टर्स बता दिया है। कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड का मतलब होता है बहुत भयानक, कि कोल्ड में भी कोल्डेस्ट है, ठीक है। कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड मॉन्स्टर, एन इंस्टीट्यूशन दैट डिसीव्स बाय स्पीकिंग इन लैंग्वेज ऑफ गुड एंड इविल, सीटेड बाय हॉफमैन। मतलब इन्होंने स्टेट को बहुत ही कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड मॉन्स्टर की उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ये कोल्डेस्ट ऑफ कोल्ड मॉन्स्टर स्टेट को किसने कहा, तो फेडरिक नीत्शे ने कहा। ये स्टेट को कहते हैं कि ये एक ऐसी मतलब इंस्टीट्यूशन है जो खाली अच्छी और बुरी की मतलब बातें बोलकर सबको धोखा देती है, सबको ठगती है। स्टेट को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बैड इविल रूप में लिया है। फिर जॉन उरी का क्या कहना है स्टेट के बारे में, सीज द स्टेट एज अ पैरासाइट। मतलब इन्होंने स्टेट को एक पैरासाइट के रूप में बताया है, सर्विंग पावरफुल इंटरेस्ट। और ये सिर्फ जहाँ पर स्टेट उन्हें सर्व करता है, जहाँ पे स्टेट को दिखता है कि यहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, तो पैरासाइट है ये एक तरह से।
Believe it only seems to represent general societal interest but primarily supports economic force and production. कहते हैं कि स्टेट उन्हीं को सपोर्ट करता है जहाँ पर उसे दिखे इकोनॉमिक फोर्सेस है और प्रोडक्शन अच्छा है, बाकी जनरल वे में ये सोसाइटल इंटरेस्ट को दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सर्विंग पावरफुल इंटरेस्ट. डिस्क्राइब द स्टेट एन आइडियल कलेक्टिव कैपिटलिस्ट, कि जहाँ पर अच्छा कैपिटलिस्ट लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है स्टेट. सस्टेनिंग कैपिटल एंड इट्स एक्यूमुलेशन. तो इस पूरे पैराग्राफ का हम समझ सकते हैं, जॉन ओरी कहते हैं कि स्टेट को बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी पूंजीवादी लोग हैं या फिर जितने भी कैपिटल लोग हैं उनका अच्छा संचयन रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए स्टेट सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो वास्तव में पैसे वाले हैं या कैपिटलिस्टिक विचारधारा के हैं. अब हीगल की बात करते हैं तो यहाँ पर तो हीगल स्टेट को यूनिवर्सल गॉड और बहुत यूनिवर्सल अल्टरिज्म, मतलब हर चीज़ डिवाइन स्टेट का दर्जा देते हैं. स्टेट सबके अलग अलग थॉट्स हैं अपने अपने स्टेट को लेकर. एन एथिकल एंटाइटी विदाउट कोएर्सन ऑफ फीड, कि अगर स्टेट के अंडर में हम काम कर रहे हैं कोई डर नहीं है, स्टेट तो सबसे ऊपर है. द बेस्ट एंड बेस्ट गॉड के रूप में स्टेट को बताया गया. कंसिडर द स्टेट एंड एंड इटसेल्फ, स्टेट ही अपने आप में किसी भी चीज़ का अंत है. विद नो सेपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, यहाँ पे कोई पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं, जो स्टेट कह रहा है वो सब कुछ है. तो ये तो स्टेट को बहुत ही नेसेसरी मानते हैं और बिलीव्स दैट स्टेट इज़ नेसेसरी टू कीप सोसाइटी स्टेबल, कि स्टेट ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी को स्टेबल रखेगा, स्पेशली इन हाईली इंडिविजुअलिस्टिक मार्केट ड्रिवन सिस्टम. जहाँ पे आज सारे चीज़ें इंडिविजुअलिस्टिक हो चुकी है, व्यक्तिगत हो चुका है, वहाँ पर स्टेट का रहना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए. sees extreme poverty as an unavoidable result of private property based on productions requiring a strong state for governance. इसका मतलब कि आज सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा पोवर्टी है, ठीक है, और मान लीजिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए तो क्या रिजल्ट क्या है कि चाहिए स्टेट, एक ऐसा रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए जो सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की रक्षा कर सके और पोवर्टी से छुटकारा पाने के लिए स्टेट जैसी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है. नाउ डिबेट ऑफ द नीड ऑफ द स्टेट, की ज़रूरत क्यों है आखिर स्टेट की, ये कुछ डिबेट हम इसलिए देख रहे हैं कि इन्हें हम अपने आंसर राइटिंग में हाईलाइट करेंगे. रॉबर्ट नॉजिक के व्यू देखेंगे. क्वेश्चनिंग द स्टेट्स नेसेसिटी, वो कहते हैं स्टेट की ज़रूरत क्या है, तो वो क्वेश्चन करते हैं. रॉबर्ट नॉजिक आर्ग्यू करते हैं दैट बिफोर डिस्कसिंग हाउ अ स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कि कैसे स्टेट को ऑर्गेनाइज किया जाए, वो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, वी शुड फर्स्ट आस्क, हमें पहले पूछना चाहिए इफ स्टेट इज़ नीडेड एट ऑल, कि वास्तव में स्टेट की ज़रूरत है भी या नहीं. कि जब हम बाद में बात करें स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज करें उससे पहले स्टेट की ज़रूरत क्या है. फिर अल्टरनेटिव ऑफ एनार्की, इसका मतलब होता है, जो रॉबर्ट नॉजिक है वो कहते हैं कि अल्टरनेटिव ऑफ अनार्की, की ये जो अराजकता होती है, अनार्की का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अराजकता होना. अराजकता मतलब अपने आप में बहुत उसका पावर होना, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस होना. तो ये क्या ऑप्शन है अनार्की के अगेंस्ट में इसका. तो नॉजिक सजेस्ट्स कंसिडरिंग अनार्की एज एन अल्टरनेटिव टू द स्टेट. नॉजिक राज्य के मतलब ऑप्शन के रूप में जो ये अनार्की है इसको मानने के ऊपर में विचार करते हैं कि इसे माने हम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है. इफ़ अनार्किस्ट थ्योरी इज़ वैलिड, अगर वास्तव में अराजकता वाली थ्योरी सच में वैलिड है, देन इट चैलेंजेस द होल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी. फिर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि अब जो है स्टेट को थोड़ा मिनिमल होना होगा. नॉजिक एक्सप्लेन दैट इन एनार्की, अराजकता में स्पॉन्टेनियस formations like mutual protections groups, division of labor, market dynamics and rational self-interest would eventually lead to the emergence of something similar to a minimal state. इसका मतलब जैसे कि अनार्की है और धीरे धीरे अनार्की को कम किया जाए, स्टेट के जो डायरेक्ट कंट्रोल है, वही डायरेक्ट कंट्रोल की हम बात करेंगे, उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशंस लाइक म्यूचुअल प्रोटेक्शंस आए, कि सब मिलकर काम करेंगे, ग्रुप्स में डिवीज़न ऑफ लेबर हो, सबको काम मिले, मार्केट डायनेमिक बने, एक्चुअली मार्केट ओरिएंटेड, और रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट वुड इवेंचुअली लीड, जो खुद का इंटरेस्ट है वो एमर्जेंस करता है किसी सिमिलरली एक कंसेप्ट को, मिनिमल स्टेट होना ज़रूरी है. ओके, बेसिक फीचर्स ऑफ द स्टेट हम देखेंगे. बेसिक फीचर्स क्या,
और एक तरह से अब हम बेसिक फीचर्स देखेंगे और एक तरह से हम रिवीजन करेंगे पूरी क्लास का। The state can be understood through four main features: territory, population, sovereignty and government। हमने बात की थी एक सर्कल है और इसके अंदर खुद की टेरिटरी है स्टेट के पास, खुद की गवर्नमेंट है, सोवेरेनिटी है और क्या है, पॉपुलेशन है। तो ये एक जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट कहलाएगा। स्टेट एग्जिस्ट इन अ डिफाइंड टेरिटरी विद अ पॉपुलेशन और ऑफ सम सिटीजन, उसके खुद के सिटीजन्स होने चाहिए तब वो एक स्टेट कहलाएगा। देन द मॉडर्न स्टेट, अब आज के आधुनिक राज्य की बात करें, होल्ड्स पावर, उसके पास पावर है ओवर अदर फोर्सेज विद इन इट्स टेरिटरी यूजिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी एंड मिलिट्री। स्टेट के पास आज खुद की पावर होनी चाहिए इन रूपों के अंदर। द स्टेट क्लेम्स कंट्रोल ओवर ऑल ग्रुप्स इन इट्स टेरिटरी। स्टेट का जो एक क्लेम करता है कि उसका कंट्रोल है ओवर ऑल इट्स टेरिटरी, असर्टिंग इन इट्स सोवरन पावर, इसीलिए स्टेट अपने आप को संप्रभु कहता है। अब नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट देखते हैं। मोनोपोली ऑन वायलेंस, कंट्रोल ओवर फोर्स होना चाहिए, एकाधिकार होना चाहिए वायलेंस पर। टेरिटरी डिफाइंड बॉर्डर्स, उसके कुछ अपने डिफाइंड बॉर्डर होना चाहिए, ये नहीं कि किसी कंट्री का डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, दूसरी कंट्री उस पर आके अटैक कर रही है, नो, वहाँ पे सोवरेनिटी चाहिए। सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए, मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब होता है एवरीथिंग जो है वो अपने आप में स्टेट किसी और के इन्फ्लुएंस में आके काम ना करे। हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क में वो काम करे, इक्वलिटी, सबको रिसोर्स मिले, इम्पर्सनल पावर, नो बायस, किसी भी चीज़ तरीके से बायस ना हो स्टेट, डिसीजन मेकिंग में भी बायस ना हो, ठीक है। और पब्लिक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, अपनी खुद की वैधता होनी चाहिए, सिटीजनशिप्स होना चाहिए। ये पर्सन 1996 सोर्सेज। डेविड हेल्ट्स के व्यू देखते हैं। हेल्ट 1983 नोट्स दैट कि इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट द स्टेट इज ऑफन सीन एज अ इम्पर्सनल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग अ टेरिटरी। कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम बात करते हैं तो स्टेट के पास अपना एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, उस हिसाब से जो स्टेट है वो काम करे और कंट्रोल होना चाहिए उसके पास। ओके, द आइडिया स्टार्टेड इन एंशियंट रोम में आया था सबसे पहले ये आइडिया, बट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट विद द यूरोपियन स्टेट सिस्टम्स फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट बन चुका था। तो इसी के साथ आज हमने देखा स्टेट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।